नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 5 राफेल विमानों का पहला जत्था फ्रांस से बुधवार को भारत पहुंच गया। सभी विमान सोमवार को फ्रांस से रवाना हुए थे। देश में राफेल विमानों के पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत के श्लोक से इनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत का श्लोक ट्वीट किया। इस श्लोक का अर्थ है, राष्ट्र रक्षा से बढ़कर ना कोई पुण्य है, ना कोई व्रत, ना कोई यज्ञ, आकाश के दीप्तिमान स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राफेल के आगमन का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना का स्वागत किया। उन्होंने कहा, गति से लेकर हथियारों की मारक क्षमता तक राफेल सबसे आगे है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान वायुसेना में एक गेम चेंजर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, भारतीय वायुसेना और पूरे देश को इस महत्वपूर्ण दिन की बधाई। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। इन फाइटर विमानों की अंबाला एयरबेस पर दोपहर 3:10 पे हैप्पी लैंडिंग हुई। विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सहित वायुसेना के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल की लैंडिंग पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय वायुसेना और शक्तिशाली हो गई है। भारत के दुश्मनों को अब सावधान हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि 5 राफेल फाइटर विमान को 2 सुखोई MKI विमान एस्कॉर्ट कर रहे थे। अंबाला एयरबेस के आसपास वाहनों की मूवमेंट को भी पूरी तरह रोक दिया गया था। ये दूसरा मौका है जब बड़े फाइटर विमान को अंबाला एयरबेस पर भारत में सबसे पहले लैंडिंग हुई है। इससे पहले जगुआर फाइटर प्लेन की अंबाला एयरबेस स्टेशन पर लैंडिंग हुई थी। 5 राफेल विमानों को लाने वाली टीम की अगुवाई वायुसेना अधिकारी ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह कर रहे थे। इस तरह से 5 राफेल फाइटर जेट अब अंबाला एयरबेस पहुंच चुके हैं। जालौन में माधवगढ़ कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि जिले में नए कप्तान के आते ही पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है, जिसके चलते SP यशवंत सिंह के आदेश पर CO संजय शर्मा के निर्देशन में पुलिस वाहन चेकिंग और गश्त कर रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मध्य प्रदेश की ओर से आते समय 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को मिजौना तिराई से गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और दिल्ली नंबर की लग्जरी होंडा सिटी कार बरामद हुई है। पूछताछ में उन्होंने दिल्ली से लग्जरी गाड़ियां चोरी करने की बात स्वीकार की है। इनके खिलाफ बिधूना औरैया में कई अभियोग पंजीकृत हैं। फिलहाल सभी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी अपराध एवं अपराधियों पर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। उस पर माधवगढ़ पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से एक होंडा सिटी कार और 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। इन अपराधियों का औरैया में आपराधिक इतिहास है और इनके ऊपर इसके पहले भी गैंगस्टर राज की कार्रवाई की जा चुकी है। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम दिया जाएगा? गिरफ्तार करने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा और इनको कार्यों की भूरी प्रशंसा की जाती है। सैफई मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड से गायब 65 वर्षीय वृद्ध का कोई पता नहीं चला है। वृद्ध सोमवार की सुबह अचानक वार्ड से गायब हो गया था। इस लापरवाही पर मेडिकल कॉलेज के कुलपति ने 3 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। उधर गुमशुदगी दर्ज करने के बाद सैफई थाने की पुलिस अस्पताल से गायब कोरोना मरीज की तलाश में जुटी हुई है। कोई पता न चलने पर परिवार के लोग भी परेशान हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज के कुलपति ने पूरे मामले पर जांच बैठा दी है। आपको बता दें कि सैफई मेडिकल कॉलेज के कुलपति डॉक्टर राजकुमार ने मरीज के भाग जाने पर स्टाफ नर्स माया गुप्ता, साइरेल जॉन और विश्वविद्यालय के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लवली जेम्स को नोटिस थमाया है।
मैनपुरी के कुरावली निवासी 65 वर्षीय वृद्ध कोरोना पीड़ित होने पर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आइसोलेशन कक्ष के वार्ड नंबर 5 में भर्ती इस मरीज को 21 जुलाई को लाया गया था, जो 27 जुलाई की सुबह 9 बजे गायब हो गया। अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SP सिंह ने इस मामले में स्टाफ की लापरवाही मानी है। अनुशासनहीनता और लापरवाही मानते हुए 2 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। वहीं सैपई थाना प्रभारी गोविंद हरि वर्मा का कहना है कि अस्पताल से गायब कोरोना मरीज के पुत्र की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस वृद्ध की तलाश में जुटी हुई है। 20 तारीख को चेकअप हुआ था कोरोना का जी, उसमें पॉजिटिव निकले वो। मेरा हुआ तो मैं वैसा निकला, ठीक है, नेगेटिव हुए। हाँ नेगेटिव निकला। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे एम्बुलेंस से लेके आए, उन्हें ले गए मैनपुरी। जी, मैनपुरी लेने के बाद लगभग 21 तारीख को फ़ोन आया मेरे पास। हॉस्पिटल तो नहीं आया, किसी हमारे मित्र ने किया कि आपके पापा सैपई रेफर किए जा रहे हैं। उसके ज़रिए मुझे पता लगा। उसके बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आता है तो मैं मिलने भी गया, लेकिन वहाँ सैपई मिलने नहीं दिया गया जी, ठीक है। वहाँ से मैं चला आया तो कल वो कार्ड बोलते, आयुष्मान कार्ड बोलते, उससे इलाज चलेगा, उनका ये फ़ोन आया था मैनपुरी से। हाँ, तो बस इसीलिए मैं सैपई ने पहले एक बार मिला हूँ जाके, कुछ मिलने नहीं देगा, बताएगा तो हालत कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन यहाँ तक मैनपुरी तक आया, तब तक फ़ोन आया है डॉक्टर साहब का कि आपके पिताजी यहाँ से फ़रार हो गए, मतलब यहाँ से चले गए हैं। तो कहने का मतलब हमारे पिताजी जब चलने फिरने लायक नहीं चले तो गए तो कहाँ गए, गायब हो गए। जी। क्या इसकी शिकायत आपने की? हाँ, सैपई थाने में एप्लीकेशन मेरी दे के आया हूँ। हाँ। और डॉक्टर कोई मिला ही नहीं, कल भी नहीं मिला कोई डॉक्टर। अच्छा, क्या उम्र थी आपके पिताजी का? 52 क्या नाम था? नवल जी। मैं गया था जी, तो वहाँ से किसी को घुसने नहीं देते हैं जी, और फ़ोन आया था, इस वजह वहाँ पहुँचे तो काफ़ी पता लगाया, डॉक्टर का फ़ोन आया कि वो फरार हो गए हैं। और डॉक्टर ने ये भी बोला CCTV कैमरे में हमने उनको देखा है तो वो 4 नंबर गेट से निकले हैं। 4 नंबर गेट पे एक चाय वाले की ढकेल से वहाँ पता किया तो चाय वाले बोला कि हाँ कोई पतले पतले बुजुर्ग थे, वो कुरावली के लिए बोल रहे थे। हाँ, तो वो काफ़ी देर समय मतलब यहाँ बैठे रहे। हाँ। उसके बाद पता नहीं कहाँ गए। अच्छा, तो क्या चलने लायक नहीं थी उनकी उम्र? उम्र चलने लायक नहीं थी, मतलब वो बहुत शुरू से ही बहुत ही कमज़ोर है, निवल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, नवल किशोर करते क्या थे? वो चौकीदार थे, कहाँ के चौकीदार थे? थाना कुरावली। अच्छा, आपके गांव के इलाके के, बैंगन टोले के? जी, कुआ टोला के अच्छा, तो चौकीदार थे सर। अब उनका कोई पता नहीं है? कोई पता नहीं है, काफ़ी ढूंढ की और पूरा सैपई सब जगह जहाँ जहाँ बताया तहाँ ढूंढा, हाँ। कहीं भी मिले नहीं। और अब पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि खोजबीन खुद करो, हम तो कर रहे हैं लेकिन आप भी करो। संभल कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड पर गांव भवानीपुर के नज़दीक एंजरी तिराए पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। बदमाशों की फायरिंग में सिपाही घायल हो गया। आपको बता दें कि करीब 7 बजे कोतवाली पुलिस चंदौसी संभल रोड पर गांव भवानीपुर में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान संभल की ओर से बाइक सवार 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार एंजरी की ओर भागने लगे। बदमाशों ने फायरिंग भी की। फायरिंग में सिपाही सूरज घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल सिपाही और बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार किया जा रहा है। भागे हुए बदमाश की तलाश में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल और CO अरुण कुमार ने क्षेत्र में काम्बिंग की, लेकिन कोई बदमाश हाथ नहीं आया। ये एंग्रेज तिराहा के पास में आज चेकिंग चल रही थी यहाँ पे जनपद संभल में, और इसमें सूचना मिली कि एंग्रेज तिराहा के पास में एक अपराधी आ रहा है। इस पर घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसमें पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और एक अपराधी घायल हुआ। उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, उसकी तलाश कॉम्बिंग जारी है। और जब ये बाद में पता किया गया तो ये आकिल सनाफ छोटू मडाला का रहने वाला गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था। CS एक्ट में लगातार ये अपराध कर रहा था। अभी इसको हॉस्पिटल भेजा गया है और कांस्टेबल को भी हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी इसके साथी की कॉम्बिंग जारी है। इस क्षेत्र में जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी लगातार। ठीक है। हरिद्वार में डेंगू से व्यापारी की मौत के बाद हरिद्वार के व्यापारियों में रोष है। एक तरफ जहां हरिद्वार में कुंभ के कार्य चल रहे हैं,
जिसके कारण स्थानीय निवासियों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं। वहीं एक व्यापारी की मौत के बाद लोगों में रोष है। आज कांग्रेसियों ने हरिद्वार की शिव मूर्ति पर धरना प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ कार्य काफ़ी समय से चल रहे हैं, जिनकी गति काफ़ी धीमी है। अधिकारियों ने कहा था कि 15 दिन के अंदर कार्य कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी खुदाई का काम बंद नहीं हो पाया। सर इसलिए किया जा रहा है कि एक कागज इन्हीं के हाथ में हमारे आया, उसमें यह तय किया गया था मीटिंग के अंदर, जिसमें सब एडीएम वगैरह सब बैठे थे कि 15 जून के बाद कोई भी शहर में खुदाई नहीं होगी किसी भी विभाग द्वारा। और आज जो है 1 महीना 13 दिन उससे ऊपर हो गए, आज जुलाई 28 है तो, और ये तय हुआ था उसमें 15 जून के बाद खुदाई नहीं की जाएगी और 20 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज जो है बरसात के अंदर भी खुदाई हो रही है, लोगों के मकानों में दुकानों में तरेड़े आ रही हैं, लोगों की दीवार गिर रही है, हर की पौड़ी की दीवार गिर गई है और लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है और जगह जगह पानी की लाइन इन खुदाई के कारण टूट रही है। गड्ढों में पानी भरने से, सड़कों में पानी भरने से शहर में डेंगू का फैलाव हो रहा है, मलेरिया का फैलाव हो रहा है। डेंगू से बचने के लिए इन गड्ढों को तुरंत ही बंद करने की आवश्यकता है। इसी के आज 45 दिन बीत चुके हैं, गड्ढों की खुदाई का काम जारी है, जिसके चलते हाल ही में हर की पौड़ी की दीवार भी गिर गई थी। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से इन गड्ढों में पानी भरा है। जगह जगह सड़क धंसने के कारण आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। आज आप देखिए विद्युत विभाग की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही, जो विद्युत विभाग लाइन डाल रही है उस विद्युत विभाग का कुंभ मेले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुंभ मेले का बजट अलग है और विद्युत विभाग का बजट अलग है। जो कुंभ मेले का बजट है उसमें विद्युत विभाग का कहीं उल्लेख नहीं है कि ये जो लाइनें डालने का काम था विद्युत विभाग का अलग से टेंडर हुआ था और ये पहले से कार्य चल रहा था। इस कार्य में कुंभ मेले से कोई लेना देना नहीं है। आज ये घोर रूप से भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार इस सीमा पर पहुंच चुका है कि कार्य कुंभ मेला हो या ना हो उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जगह जगह गड्ढे अगर खोद दिए गए हैं बरसात में, इसमें मलेरिया होगा, इन गड्ढों में डेंगू का मच्छर पैदा होगा और वो कल घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो मच्छर डेंगू विकराल रूप लेगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से तुरंत कार्रवाई करते हुए, एक तो विद्युत विभाग का कार्य तुरंत अलग से आदेश जारी करे, वो तुरंत किया जाए और उस कार्य को जल्दी इसलिए पूरा किया जाए क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से कार्य चल रहा है और कुंभ मेले का जो बजट है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कुंभ का कार्य अलग से जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज शिक्षा से लेकर प्रशासन तक विभिन्न क्षेत्रों में मातृभाषा के उपयोग के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने का आह्वान किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग और तेलुगु अकादमी द्वारा आयोजित नॉलेज क्रिएशन मदर टंग पर एक ऑनलाइन वेबिनार का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि प्रत्येक राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भाषा को सभ्यता की जीवन रेखा मानते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये लोगों की पहचान, संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। ये संगीत, नृत्य, रीति रिवाजों, त्योहारों, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति ने प्राथमिक विद्यालय तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी भाषा लोकप्रियता तभी हासिल करती है जब उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत है कि तरक्की भी तभी हो सकती है जब शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हासिल की जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शोध से ये पता चला है कि जो लोग अपनी मातृभाषा को अच्छे से जानते हैं वो अन्य भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं। आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मातृभाषाओं को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को भी भारतीय भाषाओं में सरल बनाया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों और माता पिता से अपने बच्चों को घर और अन्य जगहों पर मातृभाषा में बात करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से भी आह्वान किया कि वे देशी भाषाओं के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दें। మాతృభాష నేర్చుకుంటారో మరి ఇతర భాషలు కూడా అదే స్థాయిలో నేర్చుకొని నిష్ణాతులు కాగలరని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. దీన్ని మనం గమనించాలి. మీ వైస్ ఛాన్సలర్ మీ కులపతి గారే చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు నేను నా సొంత అనుభవాన్ని చెప్తూ ఉన్నాను కదా. ఇంత ఉన్నత స్థాయికి చేరినా నేను ఆంగ్లంలో ప్రసంగిస్తున్నానని మీరు అందరూ రోజు అనుకుంటూ ఉంటారు, హిందీలో మాట్లాడుతున్నాను కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ముందు నేను ఆలోచించేది మాతృభాషలో. ప్రాథమిక విద్యాబోధన మాతృభాషలో తప్పనిసరి చేసి ఉన్నత విద్యలో తెలుగును కూడా ఒక విషయంగా ఉంచితే అమ్మ భాష మనుగడలో ఉండగలదు. రాజ్యాంగంలో పొందుపరుచుకున్నట్టు మాతృభాషను రక్షించుకుంటూ అన్య భాషలు నేర్చుకోవడం ఉత్తమం. ఈ విషయాన్ని అందరూ పాలకులు, పాలితులు అందరూ గమనించాలి. ఈ సందర్భంలో అన్య భాషలు నేర్చి ఆంధ్రంబు రాజంచు సకిరించు ఆదుడా చావవేటికి రా అన్నాడు ఆయన కాళోజీ నారాయణరావు గారు. ఎంత గట్టిగా చెప్పాడు చూడండి. అందులోని అంతర్ధాన్ని మనం ఒంటు పట్టించుకోవాలి. ఈ అంతరార్థం ఏంటి? ఆంగ్ల భాషలో విద్య ద్వారానే అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనుకోవడం సరికాదు. 4 ఏళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన సర్వే ఫలితాలను గమనిస్తే మనకి ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. 2017 వరకు నోబెల్ బహుమతి శాంతి పీస్ ప్రైజ్ మినహాయించి పొందిన వారిలో 90% పైగా వారు మాతృభాషలో విద్యను అభ్యసించిన వారే, బోధించే దేశాలకు చెందిన వారే. ప్రజల కొనుగోలు శక్తి ఆధారంగా తలసరి ఆదాయం గొప్పగా ఉన్న దేశాల జాబితాను పరిశీలిస్తే అందులో 30 దేశాలు అత్యధిక చోట్ల వారి మాతృభాషలోనే విద్యాబోధన జరుగుతుందని స్పష్టమైంది. మీరు ఇప్పుడు ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్ళి ఉన్నాయి కదా దేశాలు, ఫ్రాన్సు, జర్మనీ, ఇంకా చిన్న దేశాలు కొన్ని, పెద్ద దేశాలు కొన్ని, ఈవెన్ రష్యా, చైనా, మన పొరుగున్న చైనా పెద్ద దేశం, ఆర్థికంగా శక్తి, వాళ్ళ బోధన మాతృభాష. ఆ దేశాల్లో మాతృభాషకే ఎక్కువ గౌరవం దక్కుతుంది. వీటన్నిటినీ మనం సరిగా అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. విదేశాల నుంచి నాయకులు వచ్చినప్పుడు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు, ప్రధానమంత్రులు వచ్చి మన ప్రధానమంత్రిని కలిసినప్పుడు లేదా రాష్ట్రపతిని, ఉపరాష్ట్రపతిని కలిసినప్పుడు మీకు ఒక చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్తాను. వాళ్ళు ఇంగ్లీషులో మాట్లాడరు. వాళ్ళకి పక్కన తర్జుమా చేసే మనిషి ఉంటారు, వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడతారు. తర్జుమా జరుగుతూ ఉంటుంది, దానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అయినా కూడా ఇదే ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఏ అమెరికానో, బ్రిటన్ లాంటి దేశాలను పక్కన పెడితే మిగతా అందరూ కూడా వాళ్ళ మాతృభాషలో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు. ఎందుకు? మాతృభాషను ప్రోత్సహించాలా. మాతృభాషలో మాట్లాడడం మనందరికీ తృప్తినిస్తుంది. గౌరవాన్ని, ఆత్మగౌరవానికి సంకేతం మాతృభాష అనే విషయాన్ని వాళ్ళు తెలియజేస్తూ ఉంటారు ప్రపంచ వేదికల మీద. నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, ఇంగ్లీష్లో PhD చేసినట్టు యొక్క ఆ దేశ అధినేతలు కూడా, ఇరాన్ ఇంకా అలాంటి దేశాల వాళ్ళందరూ కూడా మన దేశానికి వచ్చినప్పుడు ఆంగ్ల భాషలో పరిజ్ఞానము బాగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత భాషలో మాడుతూ ఉన్నారు, మాతృభాషలో. తర్జుమా జరుగుతోంది. ఏంది దీని అర్థం? ఈ విషయాన్ని మన దేశం గమనించాల్సి ఉంది, మనందరం కూడా గమనించాల్సి ఉంది. ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు ప్రజల భాష మనకు రావాలా. సో నేను అందుకే చెప్తూ ఉంటాను, న్యాయస్థానాల్లో మాతృభాష, పాఠశాలల్లో మాతృభాష, పరిపాలనలో మాతృభాష, జనానికి వచ్చిన భాష, కలెక్టర్ జనానికి వచ్చిన భాషలో మాట్లాడాలి.